हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ गीत नया। इतने सालों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, तो इस बीच जो गौतम बुद्ध नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं चुने हुए, तो उनकी तरफ से कितना सहयोग? आइए, आज तक सहयोगी तो है। किसान आफत का सामना कर रहा है, आए दिन सड़क पर पड़ा रहता है। सरकारें कितना सहयोग कर रही हैं आप सब देख रहे हैं जी। हमें कोई सहयोग किसी ने नहीं करा, हम सिर्फ अपनी बाजू पर भरोसा करते हैं और निरंतर संघर्ष करते हैं। सर, आपकी किसान संगठन को छोड़कर कुछ लोगों ने नई किसान संगठन बना ली। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सर, उन किसान संगठनों में और आपके किसान संगठन में क्या अंतर है? नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चेतना मंच। नोएडा आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। नोएडा आज देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक बन चुका है। नोएडा में बनी ऊंची ऊंची इमारतें और आलीशान कोठियां देख आप इस शहर के दीवाने हो जाएंगे। पर क्या आप लोगों को पता है कि नोएडा शहर के बसने में सबसे प्रमुख योगदान किनका रहा है? वो है यहाँ के किसानों का। वही किसान आज नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर से दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। वह चक्कर काट रहे हैं अपने हक के लिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चेतना मंच। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। क्या मांगे हैं सर आपकी? किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर बता सकते हैं? हमारी कोई मांगे नहीं है, हमारे करार हैं। अपने घर के लिए जद्दोजहद हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अनीति के खिलाफ बहुत सच्चाई से लड़ रहे हैं और हम ये कहते हैं भैया, हमने आपको अपनी सारी ज़मीन जायदाद दे दी, बहुत अच्छी बात है। नोएडा बड़ी खूबसूरती से बस रहा है, सारे संसार में इसका नाम हो रहा है। आज हम अपने घरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे घर भी हमारे नहीं हैं, उन पर भी नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम चढ़ा लिया है। 1932 के बाद में नोएडा के किसी भी गांव की इन्होंने बढ़ी हुई आबादी स्वीकार नहीं करी। 1932 में जो कड़ी साहब का बंदोबस्त था उसी को आबादी माना है। छोटे छोटे मकान होते थे कच्चे उस समय, और उसी को आबादी माना है। बाकी को इन्होंने एक्सटेंडेड आबादी घोषित करके आए दिन बुलडोजर, आए दिन जो है किसान को परेशान करने का, उसका शोषण करने का जरिया बना हुआ है। दूसरा हमारा 10% प्लॉट का मुद्दा है। हम अपनी ज़मीन देते हैं, हमने अपनी ज़मीन दी नोएडा को, तो हमारा 10% प्लॉट के लिए पैसा काट लिया गया कि भाई आपको प्लॉट देंगे। 90% सभी ने जो है अपना मुआवजा उठा लिया। इन्होंने 5% प्लॉट देना शुरू करा। किसान कोर्ट गए, कोर्ट ने किसानों को 64.7% मुआवजा बढ़ा हुआ अतिरिक्त मुआवजा और 5% प्लॉट की जगह 10% प्लॉट के लिए ऑर्डर किया नोएडा प्राधिकरण को। नोएडा प्राधिकरण ने उसको माना और सभी किसानों को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी और उसमें बोला गया कि आप कोई धरना प्रदर्शन मत करो, आप कोई आंदोलन मत करो, पंचायतें मत करो, हम कोर्ट की बात को मानने को तैयार हैं और जो कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके आधार पर हम काम करेंगे। इन्होंने जो ऑर्डर था उसमें से हाफ इम्प्लीमेंट किया। 64.7% मुआवजा बांटना शुरू करा और लगभग सबको दे दिया। 10% को खींचते चले गए। आखिर में 10% प्लॉट के लिए मना कर दिया कि भाई अब हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। लगातार किसानों की लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। बताओ हम क्या करें? अपने बच्चों का क्या हमें यहाँ हक लेने का अधिकार नहीं है? क्या हमें फलने फूलने का अधिकार नहीं है? नोएडा बहुत अच्छी तरह बस रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर किसान की क्या हालत है कौन देखता है जी? खुद लड़ना पड़ता है, खुद संघर्ष कर रहे हैं, कोई बाहर से नहीं है, सब यहीं के अपने हक के लिए अपने हक के लिए तो खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। देखो जी, यही बोला गया है, स्वबाहु बलम आश्रित यो भी जीवती मानव सैलोके लभते कीर्ति परत्र च शोभागतिम। जो अपनी बाजुओं पर भरोसा करके जीते हैं वही इस लोक में
कीर्ति को प्राप्त होते हैं और परलोक में सद्गति को प्राप्त होते हैं। बाकी तो मौत ले ही जाती है, मौत किसको छोड़ती है। तो निश्चित तौर पर हम उसी मूल मुद्दे पर आते हैं। हमारा दर्द है, किसानों का दर्द है, उनकी पीड़ा है, और उस पीड़ा को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो और क्या प्रमुख मांगे हैं सर आपकी? जैसे एक तो 10% प्लॉट की हो गई जी, और क्या प्रमुख मांगे हैं सर इसके अलावा आपकी? जो अभी तक 5% प्लॉट इन्होंने दिए हैं उसमें हमें रोजगार करने की सुविधा है। अब ये आए दिन जो प्लॉटों पे जो हमने कुछ कर रखा है, उद्योग कर रखा है, आए दिन नोटिस देते हैं। तो हमने फिर ये बोला कि आप गलत कर रहे हो उसको इस तरह से, और जो हमारे लिए सुविधा उपलब्ध है उसको आप लागू करो। तो कमेटी बनाई इन्होंने, कुल मिला के मामले को आगे खींचते चले जाते हैं। हाँ भर लेते हैं, लिख कर दे देते हैं, फिर मामले को आगे खींच देते हैं। आप ऐसे समझो भाई, हमने ये बोला कि अतिक्रमण क्या है। अतिक्रमण एक नंबर पर एक खसरा पर अतिक्रमण है। आप दूसरे खसराओं का, दूसरी ज़मीन का, किसान का आप बेनिफिट मत रोको, परंतु इनके गलघोटू नियम आए दिन हमको परेशान करते हैं और किसानों को शोषण करते हैं। और उसी कारण जो हम पे अतिक्रमण लगाया हुआ है, हजारों 5% के प्लॉट नेता अधिकारी सब डकार गए, दलाल डकार गए। किसान की कोई नहीं सुनता। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नोएडा प्राधिकरण सबसे भ्रष्ट प्राधिकरण है। इसके आँख से, इसके नाक से, इसके कान से भ्रष्टाचार टपकता है। आज तक भारत में कहीं भी ऐसी कोई इतनी कड़ी टिप्पणी कोर्ट ने नहीं करी जितनी नोएडा प्राधिकरण को करी है। तो शोषण की इनका दायरे में कौन आते हैं? किसान ही तो आते हैं, और कौन आता है? किसानों की ज़मीन गई हुई है, उनको 5% के प्लॉट देने हैं, उन पर अतिक्रमण लगाते हैं। अपने हिसाब से जब वो बेच देता है किसान, तो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। देश तो एक है, पर कानून सबके लिए अलग अलग है। इस जब सरकारें, जब सत्ता आम आदमी को उनको हक ना दें, तो संविधान में फिर अधिकार है कि हम क्रांति करके द्वारा लोगों को जगा के, माहौल बना के अपने लोगों को हक दिलाएं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, और यही हमारी नीति है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना संघर्ष करते हैं, अपने किसानों में विश्वास का माहौल जगाते हैं। और आप देख रहे होंगे कुछ दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुए हैं, और आगे भी ऐसे जारी रहेंगे। सर, कितने सालों से आप प्राधिकरण और प्रशासन के खिलाफ, मतलब किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? कितने साल हो गए आप? मेरा मतलब मुझसे ही मत समझो कि अगर बड़े बूढ़े हमारे दूसरे किसान, दूसरे संगठन ना लड़ते तो हम कहाँ लड़ते। तो जब से ज़मीनें ली हैं, इनकी जैसी नीतियाँ बनी हैं, अनीति के खिलाफ किसान संघर्ष करते आए हैं। 1976 से इन्होंने ज़मीन लेनी शुरू करी। आज भी मैं कह सकता हूँ 1976 के किसान, उनकी भी आज समस्या जो कि त्यों है। तो हम भी कर रहे हैं। अब 2003 में हम फौज से आए, देखा कि हाँ अनीति फैल रही है, तो पहले तो हमने कुश्ती कराई। अब भी हमारा अखाड़ा चलता है, और उसके बाद में हम, आज ड्यूटी हमारी है, ना कल ड्यूटी हमारी थी, ना कल हमारी रहेगी। सिर्फ आज की ड्यूटी हमें जो है मजबूत तरीके से निभानी है बस। सर, इतने सालों से आप किसानों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान संगठनें प्रदर्शन कर रही हैं, आपने विधायक आवास के बाहर प्रदर्शन किया, प्राधिकरण के बाहर किया, पर हर बार आपको आश्वासन देकर ही धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है सर? बातों ही बात बन, और बातों ही बात नसाए, और बात ही आदि दीप भव, बात ही अंत बुझाए। तो बात तो करनी पड़ती है। दूसरे देशों के साथ हमारी वार्ताएं होती हैं, कहीं भी वार्ताएं होती हैं, आखिर विश्वास करना पड़ता है बातचीत के द्वारा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम अनैतिक तरीके से हम अपना हक लेने की हमारी कोई
इच्छा नहीं है, हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक के लिए जद्दोजहद करेंगे। और रही बात इनके बहकाने की, तो हमने हार कहाँ मानी है। हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सर इतने सालों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, तो इस बीच जो गौतम बुद्ध नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं चुने हुए, तो उनकी तरफ से कितना सहयोग मिला है आपको सर? आइए, आज तक सहयोगी तो है। किसान आफत का सामना कर रहा है, आए दिन सड़क पर पड़ा रहता है। हमारे बच्चों के चाहे फीस ना जाए, हमारे बच्चों को और चाहे सुविधा ना मिले, आप देख तो रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के जनप्रतिनिधि कितना सहयोग कर रहे हैं, सरकारें कितना सहयोग कर रही हैं, आप सब देख रहे हैं जी। हमें कोई सहयोग किसी ने नहीं करा, हम सिर्फ अपनी बाजू पर भरोसा करते हैं और निरंतर संघर्ष करते हैं। सर शहर में जितनी भी किसान संगठनें सक्रिय हैं उन पर ये आरोप लगता है कि वो प्राधिकरण की या सरकार की ज़मीन पर कब्जा करते हैं या फिर कब्जा करवाते हैं, तो सर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन पर आपका क्या कहना है? मैं नहीं कहता कि अनीति दोनों तरफ से नहीं होती। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ कि संगठन अनीति नहीं करते हैं। मैं तो किसानों की पीड़ा के लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए लगा हुआ हूँ। आप मुझसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। महानतम अपि अर्थ अधर्म युक्तम संत्यजत अनपा कष्ट एव च सुख सुदुखान अवमुच सेते जीर्णा तुचम एवं सर्पमुच। जो आदमी अधर्म से प्राप्त उपलब्धि को उसके आकर्षण में आए बगैर ठोकर मार देता है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो बहुत बड़े सुखों का आधार तैयार कर लेता है। कैसे? जैसे सांप कांसली को त्याग कर बड़ा सुकून पाता है। हम सोचते हैं कि हम पदार्थ ज़्यादा ले आएंगे, अपने बच्चों को हम सुखी कर लेंगे। अनीति से कमाई हुई दौलत किसी काम की नहीं होती। हमें हमारे शास्त्रों ने सावधान किया है अन्न के ऊपर। घर में अन्न आप पवित्र लेके आना, अगर बच्चों को ठीक ठाक बनाना है तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न और वैसा हो जाए मन। मन के हारे हार हैं और मन की जीते जीत। निश्चित तौर पर आप हमारे बारे में पता कर सकते हैं, बाकी के बारे में मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। किसने क्या किया क्या नहीं किया, उनके सामने क्या चुनौतियाँ थी, वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे। कितने कलम के सिपाही थे, किसान मेरा लुटता रहा। आखिर कुछ तो था, भयभीत थे या प्रलोभन में थे, आए वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो हुआ। समस्या जो कि त्यों है। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हम पूरे इस संघर्ष को धर्म मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं और अपने किसान को अनीति से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सर आपकी किसान संगठन को छोड़कर कुछ लोगों ने नई किसान संगठन बना ली। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सर उन किसान संगठनों में और आपके किसान संगठन में क्या अंतर है? देखो जी, मैं जिस रीति नीति से चलता हूँ, हो सकता है मेरा विचार उनको पसंद ना आया हो, पर कसौटी तो सबके सामने एक ही है, किसानों को काम कराना। अगर कोई, वो कहते हैं ना, वो सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। लास्ट बोलता हूँ, सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर भी तुम चल सको तो चलो। तुम धर्म के रास्ते को अपना सको तो बहुत अच्छी बात है, सत्य के रास्ते पर चल सको तो बहुत अच्छी बात है। खूब टैलेंटदारी बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु मैं कह सकता हूँ सभी बच्चों को गाँवों से ढूंढ ढूंढ कर लाया था कि अपने समाज का काम करेंगे। खैर कोई नहीं, अलग होकर अच्छा काम करें तो बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फिर क्योंकि देखो, कसौटी वही है, फिर काम कराने की कसौटी है, समाज को आगे बढ़ाने की कसौटी है, आपस के मेल मिलाप की कसौटी है। हमारे यहाँ शिक्षा की बड़ी कमी है,
वो हमारे सामने बड़ी कसौटी है। अपने बच्चों को रोजगार दिलाने की कसौटी है। तो बहुत अच्छी बात है, संगठन एक क्या 10 संगठन हो, कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वो भी सब सच के राह पर चलते हों। प्रलोभन को वो धमका देते हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रलोभन में आएंगे, अपने स्वार्थ को पूरा करेंगे, तो निश्चित तौर पर ना मैं बचा पाऊंगा और ना आप बचा पाएंगे। ऐसा ही नियम संसार का है। सर, हाल ही में आपकी नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय कर दिया गया था कि किसानों को उनके बचे हुए प्लॉट कुछ इस अक्टूबर महीने में दिए जाएंगे, कुछ अगले महीने दिए जाएंगे और दिसंबर 2024 के अंत तक सभी प्लॉट जो किसानों को देने हैं वो दे दिए जाएंगे। उसके बाद भी आपने धरना देने का ऐलान कर दिया, क्यों सर? धरना देने का हमारा कारण और है, यहाँ के कारण और हैं। धरना देने का हमारा कारण है, जो ये कमेटी बनी और कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। आज 8 महीने कमेटी को बने हो गए हैं और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, नोएडा ग्रेटर नोएडा की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। एनटीपीसी की कमेटी ने कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। 2 कमेटियां, हाई पावर 2 कमेटियां बनी थी और हम ये कहते हैं भैया, नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के लिए जो कमेटी, हाई पावर कमेटी बनी है, आपने जो रिपोर्ट सौंपी है तो हमको भी उसके दर्शन करा दो, हमको भी दिखा दो। परंतु ये दिखाने के लिए मना करते हैं। तो हमारी समझ में ऐसा ही आता है कि दाल में कुछ काला है। तो जो हाई पावर कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट में क्या है वो सार्वजनिक कर देनी चाहिए किसानों को। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं, हमारे डीएम साहब बोलते हैं 99% किसानों के हित में है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? आप उजागर कर दो, आप प्रकाशित कर दो, किसानों को दिखा दो, उसके दर्शन करा दो कि अभी हमने किसानों के हित में ऐसी इस तरह से ऐसा काम। कौन सा कमेटी ने अपना निर्णय दिया है? कौन सा काम हो गया? काम के लिए भी शासन में जाना है, शासन में वहाँ से स्वीकृति मिलनी है, अभी बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी है। तो आप दिखा दो ना उसको, आपको दिक्कत किस बात की है? और रही बात एनटीपीसी की, उसके आपने एक मीटिंग करी है, क्यों नहीं करी मीटिंग आपने? कुछ बहकाने का बता क्या? अपना समय पास करने का बता क्या? वैसे हम डीएम साहब को अच्छा समझते हैं, परंतु जब किसानों का मामला आएगा तो उसमें हम कोई भी किसी कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। और इसीलिए हमने 14 तारीख से हमने किसान सभा ने और जय जवान जय किसान संगठन ने, तीनों ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने घोषणा करी है। जब तक एनटीपीसी की रिपोर्ट ये नहीं सौंपते हैं तब तक, और जब तक ये नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, इनकी जो आपने रिपोर्ट सौंपी है उसको किसानों को नहीं दिखाते हैं, तब तक हम बिल्कुल निश्चित तौर पर, कोई कुछ भी कहे, जब जो किसानों के हित में होगा, हमसे जो बन पड़ेगा, हमको कितने कष्ट सहने पड़े, जेल में जाना पड़े, डंडा खाना पड़े, कितने ही हमें केस लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। बस हमें अपना लक्ष्य दिखता है। हमारी पीड़ा बहुत है, यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ा है हमारी यहाँ। सर, नोएडा प्राधिकरण के साथ जो आपकी हाल में मीटिंग हुई थी, इसमें एक फैसला लिया गया था कि आबादी निस्तारण के लिए हर 15 दिन में 2 गाँवों का सर्वे किया जाएगा। तो सर, अब काफ़ी समय हो गया है उस मीटिंग को हुए, तो क्या वो सर्वे हुआ गाँवों का? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमसे भी कुछ थोड़ी देरी हुई है। हम 2 गाँवों का नाम नहीं दे पाए थे, अब हमने 2 गाँवों का नाम निश्चित कर लिया। हम जल्दी 2 गाँवों का नाम उनको दे देंगे। रही बात प्लॉटों की, तो 40 प्लॉट उन्होंने, जब हमारी सीओ साहब के साथ मीटिंग हुई थी, 40 प्लॉट उन्होंने तुरंत दिए और 268 प्लॉट अक्टूबर के महीने लास्ट तक जो वो दे देंगे। बाकी जो बचते हैं, जो प्लानिंग में पड़े हैं, 500 कितने पड़े हैं जी पता नहीं, वो दिसंबर के लास्ट तक वो सारे प्लॉट किसानों के निकाल देंगे। और बाकी आबादी का भी वो निस्तारण कराने की बोल रहे हैं। फिर वही बात है कि हम बातों में विश्वास करते हैं और समय देते हैं, और जब कोई काम नहीं करता तो फिर आगे की अपनी रणनीति तैयार करते हैं। सर, आपने जैसे कई बार धरना प्रदर्शन किया है किसानों की हक के लिए, उनकी मांगों के लिए, तो इस बार जो आपका सर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आश्वासन देकर अगर धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया तो आपकी इसके आगे के लिए क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी आगे आपके आगे? नो लाइफ विदाउट फाइट।
नेशंस लिव ऑन देयर पास्ट इन देयर प्रेजेंट फॉर देयर फ्यूचर। निश्चित तौर पर भूत को आधार बनाकर वर्तमान में भविष्य के लिए जिया जाता है, और सारी वो जो भी बातें हुई हैं, जो भी हमारे विचार हुए हैं, जो हमें लिख के दिया है, उनको फिर कसौटी पर कसेंगे। हम पीछे हटने वाले तो है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सर जैसे कई बार आश्वासन दे दिया, हाई पावर कमेटी बनने के बाद फिर अब 6 महीने साल भर होने को आया है, तो इस बार क्या करेंगे सर? कोई खास रणनीति आपने बनाई है? हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आपने सर एक बार संसद कूच करने के लिए कहा था, वो भी, उसमें भी सर आपको धरना प्रदर्शन फिर खत्म करवा दिया गया। क्यों ना बताऊं मैं? इनके कारनामे सारे जगत को क्यों ना सुनाऊं मैं? क्यों ना मैं संसद का घेराव करूं? आगे भी हमारा विकल्प खुला पड़ा है। अगर इन्होंने सही सही रूप में नहीं माना तो आज मैं चेतना मंच के सामने, उसके सारे दर्शकों के सामने ये वचनबद्ध होकर कहता हूं कि खलीफा कभी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर फिर संसद कूच करना पड़ा तो कूच करेंगे। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, किसी की बख्शीश नहीं चाहिए, किसी का हाथ हमारे ऊपर हमें नहीं चाहिए। हम अपने किसानों के लिए लड़ते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं। मातृशक्ति हमारे साथ रहती है। धर्म कसम खाकर लड़ते हैं जी, इससे आगे हम ज़्यादा नहीं कह सकते। फिर कूच कर देंगे, जो बन पड़ेगा सो करेंगे। ये इनको भूल जाना चाहिए कि अब किसान बहक जाएंगे। किसानों को बहका दिया जाएगा, उनको बरगला दिया जाएगा। किसान अब मानने वाले नहीं है। सर शहर में इस वक्त धारा 163 लागू है। अगर डीएम साहब ने अगर वो धारा 163 14 अक्टूबर या 14 अक्टूबर के बाद तक लागू कर दी तो फिर धरना प्रदर्शन का क्या होगा? 163 क्या है, ये 263 लगा दो, हम जब भी नहीं मानेंगे। पहले धारा 144 लगती थी, सारे आंदोलन हमने धारा 144 के उसमें करे हैं। और हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े हमको जो है तोहफे हमको मिले हुए हैं। हजार हजार किसानों के ऊपर वो केस लगे पड़े हैं, कितनी बार जेल जा चुके हैं। तो एक और सही, हमारे देश के रणबांकुरों ने देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी यातनाएं सही, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, देश को दुर्गति से बचाने के लिए, गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना जीवन जेल में बिता दिया। तो समाज के लिए जेल जाना, समाज के लिए कष्ट सहना किसके नसीब में होता साहब? ये तो परमात्मा की सौगात है, किसको नसीब हो जाए। मतलब जब तक किसानों का उनका हक नहीं दिया जाएगा, आप प्राधिकरण के और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? बिल्कुल हटने वाले नहीं है। किसान परिषद वचनबद्ध है, और ये बना ही इसलिए है, ये बाहर से आया हुआ संगठन नहीं है, ये बना ही इसलिए है। इसमें सब पीड़ा वाले लोग हैं, अपनी पीड़ा को लिए बैठेंगे और निश्चित तौर पर फिर करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे। इतने सालों में सर, इतने साल हो गए आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, किसानों के हित के लिए लड़ाई करते हुए, तो कोई नेता या अधिकारी कोई ऐसा रहा हो जिसने समझा हो किसानों का दर्द और सहयोग किया हो किसानों को उनका हक दिलाने के लिए? कोई नेता या अधिकारी ऐसा? मेरी याद में नहीं आता है, मेरी स्मृति शक्ति इसमें काम नहीं करती है। मैं तो सिर्फ इतना देखता हूँ कि मुझे कोई तोहमत न लगाए। आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये तो जैसे हैं वैसे हैं ही हैं। हम इस तोहमत से बचना चाहते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियाँ कहीं ये ना कहें कि तुमने चाहे ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारे आंसू तुम्हारी आंख से भी निकल सकते थे। तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमारा प्रयास है अपने बच्चों के लिए, हमारा प्रयास है अपने अन्नदाता के आंसू पूछने के लिए। हम पीड़ा लेकर चले हैं। बाकी फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि अपने मरे बगैर स्वर्ग किसने देखा है। खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को मजबूत करेंगे, आपसी विश्वास बनाएंगे, प्यार का माहौल बनाएंगे, जात पात के गढ़ों को तोड़ेंगे, मानवता को पोषित करेंगे। मेरे
हिसाब से दो ही जाति हैं, मानव और दानव। मानव वो है जो हमेशा समाज को पोषित करता है और दानव वो है जो समाज का शोषण करता है। तो ये हम सब जानते हैं कौन शोषण कर रहा है और कौन पोषण कर रहा है। बस आपको भी शुभकामनाएं, आप किसानों को साथ देते रहिए और हम फिर एक बार फिर जज्बा दिखा देंगे और इनको हिला के दिखा देंगे कि किसान अब कमज़ोर यहाँ नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 14 अक्टूबर को वो डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।